राजा विक्रम अपने महल के बगीचे में खामोशी अवस्था में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक ऐसी उदासी थी जो किसी को भी चिंतित कर सकती थी। फूलों की खुशबू और पक्षियों की चहचहाहट भी उसके मन की उदासी को छू नहीं पा रही थी। तभी उसका प्रिय मंत्री जगन्नाथ धीरे धीरे उसके पास आ पहुंचा। क्या हुआ महाराज? कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि आप कुछ परेशान से हैं। मतलब आपका मन जैसे कहीं भटक रहा हो। क्या बात है, आप इतने अशांत क्यों हैं? जगन्नाथ मंत्री जी, क्या कहें, मेरे पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। वैभव है, सत्ता है, प्रजा का प्रेम है, बुद्धिमान मंत्री हैं, 5-5 रानियां हैं। हाँ, फिर भी न जाने क्यों ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ अधूरा है। एक ऐसा अधूरापन जिसे चाह कर भी मैं शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा हूँ। महाराज क्षमा कीजिएगा, पर मुझे लगता है कि यह अधूरापन उसी दिन से आपके भीतर बैठा है जिस दिन आपने पहला विवाह किया था। आपकी इच्छा थी कि आपको एक संतान प्राप्त हो, लेकिन संतान नहीं हुई और उसी कामना को पूर्ण करने हेतु आपने मेरे कहने पर 4 विवाह और किए। फिर भी आप आज तक संतान के सुख से वंचित हैं। यही वो अधूरा टुकड़ा है जिसे आप महसूस तो कर रहे हैं पर समझ नहीं पा रहे थे। मैंने सही कहा ना महाराज? बिल्कुल सही कह रहे हो जगन्नाथ, बिल्कुल सही। यह बात पहले मेरे मन में क्यों नहीं आई? हो सकता है यही कारण है मेरी मनःस्थिति का। मेरी उदासी, मेरी बेचैनी सब उसी अपूर्ण इच्छा का रूप है। महाराज, आपने स्वयं को राज्य के कार्यों और अपनी 5 रानियों के बीच इतना बांध लिया है कि अपने ही मन की आवाज को सुन नहीं पाए। लेकिन जो बात भीतर दबती है वो बाहर आने का रास्ता ढूंढ ही लेती है और वो उदासी बनकर ही सही लेकिन प्रकट हो ही जाती है महाराज। राजा विक्रम थोड़ी देर तक चुपचाप मंत्री जगन्नाथ की बातें सुन रहा था। फिर अचानक खड़ा हुआ और बिना कुछ बोले महल के भीतर अपनी पहली पत्नी नीलिमा के कक्ष की ओर बढ़ गया। वहां पहुंचकर वो नीलिमा को सारी बातें बताने लगा। नीलिमा, हम कुछ दिनों से बहुत उदास हैं। आज हमें समझ में आया कि हमारी बेचैनी किस कारण से है। हम वर्षों से संतान की कामना करते आए हैं, परंतु वो प्राप्त नहीं हो सकी। 5 विवाह कर चुके हैं, लेकिन वो एक सुख हमसे कोसों दूर है। महाराज, आप राजा हैं, आप छठा विवाह भी कर सकते हैं। अगर वो इच्छा पूरी हो जाए तो आपको संकोच नहीं करना चाहिए। नहीं नीलिमा, नहीं नहीं नहीं, 5 विवाह बहुत है। अब हम छठा विवाह नहीं करेंगे। जीवन में कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाएं तो शायद वही हमारी पहचान बन जाती है। राजा विक्रम यह कहकर नीलिमा के कक्ष से बाहर आ गया। कुछ ही देर में वहां उसकी बाकी 4 रानियां पहुंच गई। सभी को आभास हो चुका था कि राजा किसी मनोव्यथा से गुजर रहे हैं। मुझे लग रहा था कि महाराज कहीं आपसे छठा विवाह करने की अनुमति तो नहीं मांग रहे थे, लेकिन जब उन्होंने स्वयं कह दिया है कि अब वो कोई विवाह नहीं करेंगे, तब मेरे मन को शांति मिली। मुझे तो डर था कि कहीं कोई नई रानी हम 5 से अधिक सुंदर हुई तो महाराज हम पर ध्यान देना ही छोड़ देंगे। लेकिन इन सब में कहीं न कहीं दोष हमारा भी है। हम 5 मिलकर भी महाराज को एक संतान नहीं दे सके। यह सब भाग्य का खेल है। जब भाग्य में होगा तो हम 5 गर्भवती अवश्य होगी। इस बात का बोझ न तुम अपने ऊपर लो, न मैं अपने ऊपर लेती हूँ। समय अपनी गति से बहता रहा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन राजा विक्रम का मन अभी भी पूर्ण रूप से शांत नहीं था। एक दिन वह नीलिमा से बोला, नीलिमा, हमारा मन कह रहा है कि हम जंगल में शिकार के लिए जाएं। शायद प्रकृति की गोद में कुछ समय बिताने से हमारे मन को राहत मिले। यदि आपका मन ऐसा कह रहा है तो आपको अवश्य जाना चाहिए। जंगल की हरियाली, उसकी निर्वता और वहाँ की शांति
आपके मन को हल्का कर देगी और हो सकता है वहां आपको कुछ उत्तर भी मिल जाए जो महल की दीवारें नहीं दे सकती। नीलिमा की बात सुनते ही बाहर का मौसम बदलने लगा। आकाश में काले बादल उमड़ गए। ठंडी हवा महल की खिड़कियों से होकर भीतर आने लगी। अब तो मौसम भी आपके पक्ष में है। ठंडी हवाएं चलने लगी है। आपको जंगल में और भी अच्छा लगेगा। राजा विक्रम मुस्कुराया, फिर धीरे धीरे अपने घोड़े पर सवार हुआ और जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके मन में केवल एक ही विचार था, आज किसी अनोखे शिकार को पकड़ना है। कुछ देर बाद विक्रम घने जंगल में खड़ा हुआ, इधर उधर देखकर अपने आप से बोला, कहीं कोई अच्छा शिकार दिख जाए। कुछ देर की खोजबीन के बाद उसकी नजर एक सुंदर हिरन पर पड़ी जो पास ही के झाड़ियों में चल रहा था। हाँ, बस यही है आज का निशाना। रुक जाओ। राजा तुरंत हिरन की ओर चल दिया, लेकिन हिरन राजा की चाल को समझ चुका था। वह फुर्ती से भागने लगा। राजा ने घोड़े को एड़ लगाई और उसके पीछे दौड़ा। तभी एक पुराना भारी वृक्ष टूटकर राजा के ऊपर गिर पड़ा। हाँ, कौन हो तुम? मेरा नाम चंद्रलेखा है। आपको जंगल में बेहोश देखा तो उठाकर यहाँ अपनी कुटिया में ले आई। राजा विक्रम उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैरों में बहुत तेजी से दर्द होने लगा। वो कहरा उठा, उठिए मत, आपके पैर में गहरी चोट है और सिर पर भी हल्की चोट आई है। एक वृक्ष आपके ऊपर गिर गया था। इस घने जंगल में तुम अकेले क्या कर रही हो? मैं वन देवी की भक्त हूँ। इस जंगल में रहती हूँ। यहाँ के जीव जंतु मेरे अपने हैं, उनसे मुझे कोई डर नहीं। इतना बोलकर चंद्रलेखा कुछ जड़ी बूटियां लेकर आ गई और राजा के जख्मों पर लगाने लगी। राजा को ये देखकर आश्चर्य हो रहा था कि दर्द धीरे धीरे शांत हो रहा था। हाँ, बड़ी राहत मिली। तुम्हारी ये जड़ी बूटियां तो वाकई में कमाल है, कमाल। अब आप आराम कीजिए, आपको नींद की सख्त जरूरत है। तुम एक राजा को आदेश दे रही हो? राजा हो या साधारण मनुष्य, जंगल में सब एक समान होते हैं। यहाँ जानवर किसी का आदेश नहीं मानते, वो केवल प्रकृति का अनुसरण करते हैं। राजा विक्रम ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली। समय धीरे धीरे बीतने लगा। कुछ दिनों में राजा पूरी तरह स्वस्थ हो गया, लेकिन उसका मन अब चंद्रलेखा में रमने लगा। उधर महल में चिंता का माहौल था। राजा लापता होने से मंत्री जगन्नाथ बेहद चिंतित था। राजा विक्रम की पहली पत्नी नीलिमा मंत्री जगन्नाथ से बोली, महाराज को लापता हुए कितना समय हो गया, वे अभी तक नहीं लौटे। इससे पहले तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। चिंता मत कीजिए महारानी, मैंने चारों दिशा में गुप्तचर और सैनिक भेज दिए हैं। अब तक कोई संदेश आया नहीं है। जैसे ही कुछ पता चलेगा हम बताएंगे आपको। मंत्री जी, आप कह रहे हैं कि चिंता मत कीजिए, हम रानियां यहाँ बैठकर इंतजार करें और आप केवल आदेश देते रहे? महारानी, मेरी चिंता आपसे कम नहीं है। मैं आश्वस्त हूँ, जल्द ही महाराज का पता चल जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। उधर राजा विक्रम अब लौटने की तैयारी कर रहा था, पर एक सवाल उसके मन में बार बार उठ रहा था, क्या चंद्रलेखा उसके साथ महल जाएगी? क्या तुम मेरे साथ महल चलोगी? चंद्रलेखा मुस्कुराने लगी। मैं सच कहता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ, लेकिन यह कहने की हिम्मत आज जुटा पाया। क्या तुम मेरी छठी रानी बनना स्वीकार करोगी? चंद्रलेखा ने सिर हिलाकर हामी भर दी। राजा विक्रम ने
उसके मांग में सिंदूर भर दिया। वे दोनों साथ महल की ओर रवाना हो गए। कुछ देर बाद महल में हलचल मच गई। राजा विक्रम के साथ एक नई स्त्री को देखकर पांचों रानियां चकित रह गई। महाराज, ये कौन है और आप इतने दिनों से कहाँ थे? हम सब बेहद परेशान थे महाराज। हम सही सलामत हैं, पर अगर चंद्रलेखा ना होती तो शायद हम जीवित ना होते। क्या आपने छठा विवाह कर लिया महाराज? हाँ, हमने छठा विवाह किया है। चंद्रलेखा ने हमारी ऐसी सेवा की जो केवल एक पत्नी ही कर सकती है, इसीलिए हमने उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इतना कहकर राजा विक्रम चंद्रलेखा का हाथ पकड़कर उसके कक्ष की ओर चला गया। समय यूं ही बीतता गया। चंद्रलेखा से विवाह करने के बाद राजा विक्रम अपनी पांचों पत्नियों को भूल चुका था और तो और उसने राज्य में भी दिलचस्पी लेना छोड़ दिया था। अब वह सारा दिन अपनी पत्नी चंद्रलेखा के कक्ष में पड़ा रहता। एक दिन राजा विक्रम काफी दिनों बाद कक्ष से बाहर बगीचे में आ गया। तभी मंत्री जगन्नाथ वहां पहुंचा और राजा विक्रम की ओर देखकर बोला, महाराज, जब से आपने ये छठा विवाह किया है तब से आपने क्षमा चाहूंगा लेकिन राज्य की ओर लगभग देखना ही बंद कर दिया है। प्रजा की समस्याएं विकराल रूप ले रही हैं महाराज। मेरा आपसे निवेदन है कि आप आज राज दरबार में बैठें और जन समस्याएं सुने। तुम ठीक कहते हो जगन्नाथ। मैं कुछ ही क्षणों में दरबार में पहुंचता हूँ। चलो। कुछ ही देर बाद राजा विक्रम राज दरबार में बैठा हुआ था। कुछ देर बाद एक किसान वहां पर आ पहुंचा और राजा विक्रम की ओर देखकर बोला, महाराज महाराज महाराज, राज्य में बहुत बड़ी विपत्ति आई है। हम किसानों की सारी फसलें अचानक से सूख गई हैं महाराज, क्या करें? क्या बात कर रहे हो? अचानक से सूख गई? ये क्या हुआ? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मैं खुद समझ नहीं पा रहा महाराज। आज केशव नगर राज्य के सारे किसान एक साथ फसल काटने वाले थे, जैसे हर वर्ष होता है। लेकिन आज सुबह जब हम खेतों में पहुंचे तो किसी की फसल पर कीड़े लग चुके थे, किसी की फसल पूरी तरह से सड़ चुकी थी और किसी की फसल बिल्कुल सूख चुकी थी महाराज। राजा विक्रम यह बात सुनकर गहरी चिंता में डूब गए, लेकिन उनकी आंखों में वह व्यग्रता नहीं थी जो पहले कभी दिखाई देती थी। ठीक है, तुम जाओ। समय आने पर हम इसका समाधान अवश्य करेंगे। किसान निराश मन से लौट गया। महाराज, ये तो बहुत बड़ी विपत्ति है। ऐसे तो सब लोग भूखे मर जाएंगे और आप ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये आपके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है महाराज। लेकिन राजा विक्रम ने मंत्री की बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। वे चुपचाप उठकर अपने कक्ष की ओर लौट गया, जहां चंद्रलेखा उनका इंतजार कर रही थी। इधर महल के दूसरे छोर पर राजा की दूसरी पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ चुकी थी। चारों रानियां अत्यधिक चिंता में थी। इससे पहले जब भी हम में से किसी को जरा सी भी तकलीफ होती थी, महाराज पूरी रात हमारे पास बैठे रहते थे। लेकिन इस बार हमारी दूसरी बहन कई दिनों से बीमार पड़ी है और महाराज को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और तो और पूरी प्रजा त्रस्त है। राज्य की सारी फसलें नष्ट हो चुकी है, पर महाराज जैसे किसी और ही संसार में है। मुझे यह सब किसी और साजिश का हिस्सा लगता है। महाराज ऐसे अचानक बदल नहीं सकते। तो क्या तुम ये कहना चाहती हो कि यह सब चंद्रलेखा के आने के बाद से हुआ है? हाँ, सब कुछ उसी दिन से बदलने लगा जब वह स्त्री इस महल में आई। तो हमें इसका कोई समाधान ढूंढना होगा।
मुझे एक साधु महाराज का स्मरण हो रहा है जो जंगल के भीतर कुटिया में रहते हैं। आज रात्रि को मैं चुपचाप वहां जाऊंगी। बस आप सभी यह ध्यान रखना कि मेरे जाने की किसी को भी भनक न लगे। पर क्या हम मंत्री जगन्नाथ को इस बारे में नहीं बता सकते? नहीं, यह बात अभी केवल हम 5 रानियों के बीच रहनी चाहिए। रात्रि होते ही नीलिमा चुपचाप महल की पिछली ओर से बाहर निकल पड़ी। जंगल के भीतर पहुंचकर वह साधु की कुटिया में पहुंची और उन्हें पूरी घटना सुनाई। महारानी, ये विपत्ति केवल बाहर ही नहीं, अंदर की भी है। महाराज विक्रम एक गहरे संकट में फंस चुके हैं। कौन सा संकट महाराज? कृपया आप स्पष्ट करें। हम रानियां बहुत चिंतित थे। हम महाराज को ऐसे रूप में नहीं देख सकते। वो संकट जिसे तुम अपनी आंखों से देख नहीं सकती, लेकिन हम तुम्हें वो दृष्टि देंगे जिससे तुम सत्य को देख सको। इस अंगूठी को पहन लो। ये तुम्हें वो दिखाएगी जिसे सामान्य नेत्र नहीं देख सकते। और ये अभिमंत्रित सिंदूर लो। इसका उपयोग तभी करना जब मैं कहूं। क्या मैं इस रहस्य को अपनी बहनों मतलब महाराज की 4 पत्नियों को बता सकती हूँ? बस उन्हें बता सकती हो और किसी को नहीं। ये बात गुप्त रहनी चाहिए। नीलिमा ने साधु को प्रणाम किया और महल लौट आई। वहां पहुंचते ही वो राजा की 4 पत्नियों को सारी बातें विस्तार में बताने लगी। लेकिन साधु महाराज की बातों में कुछ तो रहस्य जरूर है। क्या सच में यह अंगूठी पहनने से सब कुछ दिखाई देगा? जब से महाराज का विवाह चंद्रलेखा से हुआ है, तब से वह अपने कक्ष से बहुत कम निकलते हैं और तब से उन्होंने अपनी 5 रानियों में से किसी ने भी एक साथ समय नहीं बिताया। महाराज दिन ब दिन कमजोर भी होते जा रहे हैं। उसी कक्ष में कोई बड़ा रहस्य छुपा है। मुझे लगता है कि मुझे यह अंगूठी पहनकर चंद्रलेखा के कक्ष के अंदर देखना चाहिए। शायद वहां ही कोई ऐसा सत्य छुपा हो जिसके बारे में साधु महाराज ने मुझे कहा था। अगली रात नीलिमा चुपचाप राजा विक्रम के कक्ष के दरवाजे के पास पहुंच गई। उसने जैसे ही अंगूठी पहनकर अंदर झांका, एक भयानक दृश्य उसके सामने था। हे देवता, ये तो एक डायन है। डायन! चंद्रलेखा अपने असली राक्षसी रूप में राजा विक्रम के ऊपर झुकी हुई थी और महाराज बेहोश पड़े थे। नीलिमा डर के मारे कांपती हुई भागती हुई रानियों के पास जा पहुंची। ओ चंद्रलेखा, चंद्रलेखा, वह एक डायन है। मैंने अपनी आंखों से देखा। वो महाराज को जकड़कर कुछ कला कर रही थी। वो एक डायन है। हे भगवान, ऐसे तो वह महाराज को मार देगी और फिर शायद हम सबको भी। मुझे तो बहुत डर सा लग रहा है। शायद इसी कारण राज्य में सूखा पड़ा है। मुझे साधु महाराज को सब कुछ बता देना चाहिए। नीलिमा उसी रात महल से बाहर निकली और साधु महाराज की झोपड़ी में जा पहुंची। साधु महाराज, चंद्रलेखा एक डायन है। तुम्हें उसका अंत करना होगा, क्योंकि तुम राजा विक्रम की पहली पत्नी हो और केवल तुम ही उसका नाश कर सकती हो। परंतु महाराज तो मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। वह चंद्रलेखा के प्रेम में डूब चुके हैं। वो प्रेम नहीं, चंद्रलेखा का काला जादू है। जब तुम उसे सबके सामने उजागर करोगी, तब एक तीसरा व्यक्ति उसका पक्ष लेगा। वही सबसे बड़ा गद्दार होगा। तीसरा शख्स?
वो कौन है? कल तुम स्वयं देख लोगी। और याद रखना, जब वो शख्स तुम्हारे सामने आए तो ये अभिमंत्रित सिंदूर उसके ऊपर फेंकना। वो और चंद्रलेखा एक ही काले तंत्र से जुड़े हुए हैं। क्या कह रहे हो साधु महाराज? जरा स्पष्ट बताइए, मैं आपके बातों का मतलब नहीं समझ पा रही हूँ। तुम बस ये समझ लो कि वो तीसरा व्यक्ति ही राजा विक्रम की संतान ना होने का सबसे बड़ा कारण है। उसी ने तुम पर काला जादू किया और राजा विक्रम की बाकी रानियों पर भी, ताकि वो गर्भवती ना हो पाए। और उसी ने चंद्रलेखा डायन को काली शक्तियों के द्वारा सिद्ध किया। और अब राजा विक्रम जंगल की ओर शिकार पर गए, तब उसने बड़ी ही चालाकी से चंद्रलेखा डायन को उसके पीछे लगा दिया। चंद्रलेखा डायन ने सुंदर रूप लेकर राजा विक्रम को अपने वश में कर लिया और राजा विक्रम उसकी सुंदरता पर मर मिटा और उससे विवाह करके उसे महल ले आया। वो तीसरा व्यक्ति अपने मकसद में कामयाब हो गया, क्योंकि वो डायन को ही महल के अंदर लाना चाहता था। चंद्रलेखा को मारना बहुत आवश्यक है। अगर उसे नहीं मारा गया तो वो राजा विक्रम को खत्म कर देगी और कुछ समय बाद वो चारों रानियों को भी और तुम्हें भी और राज्य के किसी भी वासी को उस पर शक भी नहीं हो पाएगा। नीलिमा कुछ नहीं बोली, लेकिन मन में एक तूफान चल रहा था। अगली सुबह नीलिमा चारों रानियों को साथ लेकर सीधे राजा विक्रम के कक्ष में पहुंची और राजा विक्रम की ओर देखकर बोली, महाराज, आपकी पत्नी चंद्रलेखा एक डायन है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम सब उसकी सुंदरता से जलती हो, इसीलिए ऐसा कह रही हो। आपने कभी गौर नहीं किया महाराज कि जब से वो आई है आप कमजोर होते जा रहे हैं, राज्य की हालत खराब है और आपकी दूसरी पत्नी बीमार है। तभी वहां मंत्री जगन्नाथ आ पहुंचा। रानी नीलिमा, आपको यह शोभा नहीं देता कि आप चंद्रलेखा पर ऐसे आरोप लगाएं। वो भी महाराज की पत्नी है। तभी नीलिमा की आंखों में एक चमक आ गई। अब समझ आया, साधु महाराज का इशारा तुम्हारी ओर था। जब मैं संतान सुख से वंचित रही, तुमने ही महाराज को दूसरा विवाह करने की सलाह दी थी, फिर तीसरा, फिर चौथा और पांचवा, ताकि तुम उनके शुभचिंतक बने रहो और धीरे धीरे पूरी सत्ता पर कब्जा कर सको। ये सब आखिरकार हो क्या रहा है? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी नीलिमा ने अभिमंत्रित सिंदूर निकालकर सीधे मंत्री जगन्नाथ पर फेंक दिया। जैसे ही सिंदूर उसके ऊपर गिरा, मंत्री जगन्नाथ आग में जलने लगा और चंद्रलेखा अचानक एक विकराल डायन में परिवर्तित हो गई। हे भगवान, ये तो सच में डायन थी। कुछ ही क्षणों में चंद्रलेखा और मंत्री जगन्नाथ राख में बदल गए। राजा विक्रम का चेहरा जैसे एक नई ऊर्जा से भर गया। हाँ नीलिमा, अब हमें समझ में आ रहा है। अब हम पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। महाराज, मंत्री जगन्नाथ आपको गद्दी से हटाना चाहता था। वह सीधे हमला नहीं कर सकता था, इसलिए काले जादू की सहायता ली। चंद्रलेखा को जंगल से लाकर उसने आपको फंसाया, ताकि एक दिन आप मर जाए और सारा राज्य उसे मिल जाए। राजा विक्रम ने भावुक होकर नीलिमा को गले लगा लिया। कुछ समय बाद राजा विक्रम की पांचों रानियां गर्भवती हो गई। राज्य में हर ओर सुख और समृद्धि लौट आई।